हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज़ के बारे में। इसका क्या मतलब है कि जब कोई कंपनी किसी विदेशी मार्केट में एंटर करती है तो कौन कौन से माध्यम हैं जिसके थ्रू हम एक अलग कंट्री में एंटर कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जनरली ये इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो इन स्ट्रैटेजीज़ का उपयोग करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजीज़ 3 तरीके से ये पॉसिबल है: मैन्युफैक्चरिंग एट होम, मैन्युफैक्चरिंग अब्रॉड एंड इन्वेस्टमेंट एंट्री। यानी 3 तरीके से हम एंटर कर सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग एट होम की बात करूं तो हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं: एक्सपोर्टिंग, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पिगी बैकिंग। मैन्युफैक्चरिंग अब्रॉड की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रेक्चुअल, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। और इन्वेस्टमेंट एंट्री की अगर मैं बात करूं तो ओवरसीज असेंबली, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशन एंड जॉइंट वेंचर। सो दीज आर द सर्टेन मेथड्स बाय विच अ कंपनी में एंटर इनटू द ग्लोबल मार्केट। आइए इन सभी के बारे में मैं वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्टिंग की। एक्सपोर्टिंग क्या है? एक्सपोर्टिंग सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड है ग्लोबल मार्केट में या किसी विदेशी मार्केट में एंटर करने के लिए। ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो शुरू से ही जब ये देखते हैं कि हम अपनी घरेलू डिमांड को फुलफ़िल कर चुके हैं और उसके बाद बल्क में हमारा प्रोडक्शन या प्रोडक्ट्स कुछ बच गया है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी के तहत हम उसको एक्सपोर्ट कर दें। जनरली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जब हम देखते हैं तो वो एक्सपोर्टिंग के थ्रू ही एक देश से दूसरे देश पे जाते हैं या भेजे जाते हैं। एक्सपोर्टिंग सबसे ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है और सबसे ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम जो भी हमारे यहाँ घरेलू डिमांड है उसको मीट आउट करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट लेफ्ट आउट है उसको हम एक्सपोर्ट कर दें, तो इससे कंपनी को एक अच्छा पैसा भी मिलता है फॉरेन करेंसी के रूप में और एक कंपनी की इमेज भी बनती है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। दिस इज़ द बेस्ट एंड सिंपल वे टू एंटर इनटू ग्लोबल मार्केट। जो दूसरा है मेथड वो जनरली कंपनी अडॉप्ट करती है जिसको हम कहते हैं लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग इज़ अ क्विक एक्सपेंशन व्हेन कैपिटल इज़ स्केयर्स। अगर आपके पास कैपिटल स्केयर्स है, पैसे की प्रॉब्लम है या मनी नहीं है, फाइनेंस नहीं है, उस केस में जनरली लाइसेंसिंग के थ्रू बिजनेस को अपने बढ़ाती है। एंड इट इन्वॉल्व्स वेरी लो रिस्क। It allows the host country to gain technology and create jobs. It allows the host country and license to keep most profit. क्या होता है लाइसेंसिंग? कि मान लीजिए कोई कंपनी है जिसको मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट की पता है, उसको उसका फॉर्मूला पता है बनाने का, और वो किसी दूसरी कंपनी को सिर्फ एक लाइसेंस इशू करती है जिसके बिहाफ पे वो कंपनी के ट्रेडमार्क को और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को यूज़ कर सकती है और उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी, कोक, दे ऑल आर मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट कंट्रीज विद एंड थ्रू दी लाइसेंसिंग। जो पेरेंट कंपनी है यूएसए में या अमेरिका में, उसने लाइसेंस इशू कर रखे हैं और उसके बिहाफ पे वो मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। दवाइयाँ हैं, बहुत सी ऐसी जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं जो लाइसेंसिंग के थ्रू ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अच्छी खासी एक रॉयल्टी कंपनी को मिलती है लाइसेंसिंग के तौर पर। तीसरा मेथड है ग्लोबल मार्केट में एंटर करने का, फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है आइए जानते हैं। अ कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप इन विच अ फ्रेंचाइजर प्रोवाइड्स अ लाइसेंस प्रिविलेज टू द फ्रेंचाइजी टू डू बिजनेस एंड ऑफर्स असिस्टेंस इन ऑर्गेनाइजिंग, ट्रेनिंग, merchandising, marketing, and managing in return for a monetary consideration. Franchising is a form of business by which the owner of a product, service, or method obtain distribution through affiliated डीलर्स। दो तरीके के यहाँ पे फ्रेंचाइजिंग में कॉन्सेप्ट या कह लीजिए यहाँ पार्टीज़ हैं। एक है फ्रेंचाइज़र और दूसरा है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइज़र इज़ द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट एंड फ्रेंचाइजीज हु आर टेकिंग द फ्रेंचाइजी फ्रॉम द फ्रेंचाइज़र। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें हीरो, होंडा, बजाज या मारुति सुजुकी के जो आप शोरूम्स देखते हैं वो फ्रेंचाइजी के तौर पर ही रन होते हैं, जहाँ कंपनी इस शर्त पे
कंपनीज़ को या थर्ड पार्टी को या सेकंड पार्टी को या अपने फ्रेंचाइजर्स को प्रोडक्ट्स मुहैया कराती है कि उसकी शर्तों पे बिजनेस किया जाएगा। तो जनरली हम देखते हैं कि शोरूम्स में जो सामने का फ्रंट होता है जिस पे कंपनी का नाम लिखा होता है वो स्टैंडर्ड रहता है। चाहे हम कहीं भी जाएं, किसी भी शहर में जाएं, कंपनी के जो शोरूम्स हैं वो लगभग सेम होते हैं, उनके अंदर स्पेस और लेआउट भी लगभग सेम होता है और कंपनी का प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही वहाँ पर बिकता है जैसा कि कंपनी से भेजा गया है। उसमें हम कोई भी चेंजेस अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ इनकी जो एमआरपी है, जो प्राइस है, वो भी फिक्स रहता है। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है फ्रेंचाइजी और कंपनी के लिहाज से या बिज़नेस के लिहाज से खासा पॉपुलर भी है, क्योंकि फ्रेंचाइजी में कंपनी का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल या मिनिमाइज होता है, मिनिमम होता है या ना के बराबर होता है और सारा इन्वेस्टमेंट ये सेकंड पार्टी का ही होता है। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू हम दूसरे देशों में एंटर कर सकते हैं। डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, मारुति और ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं ये फ्रेंचाइजी के ही एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम बात करते हैं जॉइंट वेंचर की। जॉइंट वेंचर इज जस्ट लाइक शेकिंग हैंड्स विद द अदर कंपनी विच इज़ ऑल्सो डीलिंग इन द सेम प्रोडक्ट लाइन और द सेम इंडस्ट्री। जॉइंट वेंचर जनरली कंपनी तब करती है जब देखा जाता है कि हम सिनर्जी इफेक्ट नहीं ले पा रहे हैं या अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या कंपनी स्ट्रगल कर रही है, तो उस केस में जनरली हम जॉइंट वेंचर या कंपनी जॉइंट वेंचर के लिए जाती है और ये भी एक माध्यम है बिजनेस अपना बढ़ाने के लिए और ग्लोबल मार्केट में एंटर करने के लिए। बहुत सारे ऐसे जॉइंट वेंचर हैं जैसे आप देखते हैं या सुनते हैं, मारुति सुजुकी, सोनी एरिक्सन, देन आपने सुना होगा हीरो होंडा का पहले था, काफ़ी समय तक रहा भी, अब नहीं है। तो ये सारे जॉइंट वेंचर एग्जाम्पल हैं जहाँ पर जो जॉइंट वेंचर किए गए थे, कोलैबोरेशंस किए गए थे आपस में, वो इसी मद्देनज़र किए गए थे कि दोनों ही तरफ से रिसोर्सेज का अच्छा एक यूटिलाइजेशन किया जा सके, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, दोनों मार्केट में अच्छी सेल जनरेट की जा सके और दोनों ही देशों में या एक से ज़्यादा देशों में जहाँ भी बिजनेस चल रहा है वहाँ कंपनी की छवि सुधरे और प्रॉफिट अर्न हो। इसके तहत ये जॉइंट वेंचर किए जाते हैं। इसके बाद बात आती है स्ट्रैटेजिक अलायंस की। स्ट्रैटेजिक अलायंस एक स्ट्रैटेजी के तहत अलायंस किया जाता है दो कंपनीज़ के बीच। ये अलायंस किसी भी फील्ड में या किसी भी क्षेत्र में या फंक्शन में हो सकता है। ये मार्केटिंग में हो सकता है, ये सेल्स में हो सकता है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, ये मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचाने से, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो सकता है, लॉजिस्टिक्स का हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो सकता है। तो जनरली ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्ट्रैटेजिक अलायंस किया गया है। यहाँ पर बेनिफिट या म्यूचुअल बेनिफिट दोनों ही पार्टीज़ को मिलता है, क्योंकि जनरली होता ये है कि एक कंपनी जो एक चीज़ में माहिर है, एक एक्सीलेंट है, उसकी एक्सपर्टाइज है किसी क्षेत्र में, उसको कंपनी सेकंड कंपनी यूज़ करने की कोशिश करती है और उसी के लिए ही वो स्ट्रैटेजिक अलायंस किया जाता है। मोस्टली जैसे रिसर्च के फील्ड में मान लीजिए कि दो दवा बनाने की कंपनी है और एक के पास अपनी वेल डेवलप्ड लैब है, लेबोरेटरी है और उसको दूसरी कंपनी भी यूटिलाइज करने की कोशिश के तहत स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म कर सकती है, जहाँ पर एक ही टॉपिक पे या एक ही विषय पे रिसर्च आपस में मिलजुल कर या साझा होकर अपने रिसोर्सेज को पूल करके की जा सकती है। दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंस। नेक्स्ट इज असेंबली ऑपरेशंस। असेंबली ऑपरेशंस जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वर्कर्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट इन विच द प्रोडक्ट बीइंग असेंबल्ड passes consecutively from operation to operation until completed, also called production line। असेंबली में जनरली वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें बहुत सारे पार्ट से मिलकर वो प्रोडक्ट बना होता है और उनको हमें असेंबल करना होता है। तो असेंबली ऑपरेशंस वहाँ जनरली कंपनी करती है जहाँ पर लेबर सस्ती होती है, क्योंकि वहाँ पर इसका बेनिफिट उठाने के लिए ही इसको किया जाता है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली देखते हैं कि जो पार्ट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, उनको मिला के ही वो प्रोडक्ट बना होता है और वो असेंबल कहीं पर भी किया जा सकता है। बहुत से ऐसे मार्केट इस दुनिया में डेवलप हो चुके हैं, जैसे कि खासकर अगर मैं बात करूं चाइना की, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सी कंपनीज अमेरिका और जापान से भी इवन चाइना में असेंबल चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर असेंबल करना खासा कंपनीज को सस्ता पड़ता है और इस तरीके से वो दो देशों में भी जानी जाती हैं और उनका बिजनेस एक्सपेंड होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स की बात करूं तो घड़ियाँ, टीवी, वीसीआर पहले चला करते थे, एलईडी बल्ब्स, इस तरीके की जो सारी चीज़ें असेंबली ऑपरेशंस के थ्रू बन सकती हैं और बनती हैं। फिर बात आती है एक्विजिशन की। एक्विजिशन का मतलब होता है अ कॉर्पोरेट एक्शन इन विच अ कंपनी बाइज मोस्ट इफ नॉट ऑल
of the target company's ownership stakes in order to assume control of the target firm. जनरली परचेज कर लेती है शेयर्स को कंपनी, सारे नहीं तो आधे से ज़्यादा शेयर्स कंपनी जब परचेज कर लेती है तो दैट कंपनी इज एक्वायर्ड बाय दी पेरेंट कंपनी। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने सुना था, जो एक टाटा कंपनी हमारी वेल नोन कंपनी है, उसने जगुआर का टेक ओवर किया था, एक्वायर कर लिया था उसको। तो ये दिस इज़ वन एग्जांपल जो हम एक्विजिशन में यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट की। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ arrangement under which operational control of an enterprise is vested by contract in a separate enterprise which perform the necessary managerial functions in return for a fee. Management contracts involve not just selling a method of doing things but involve actually doing them. जनरली ये नाम से ही क्लियर है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मैनेजमेंट के लिए किया गया है, और कंपनीज जब एक बिजनेस को एक देश में मैनेज नहीं कर पाती है तो उस क्षेत्र में मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट वहीं लोकल किसी सेकंड पार्टी से किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम समझ सकते हैं, जैसे टाटा टी के जो प्लांटेशंस हैं, चाय के बागान हैं, वो इंडिया में तो हैं ही, साथ ही साथ श्रीलंका में भी हैं, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए श्रीलंका में ही उन्होंने लोकल लेवल पर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। वहीं के लोग वहाँ के जो फार्म हाउस हैं टाटा के, उनके मैनेज करते हैं और सारा का सारा जो कंट्रोल है वो उन्हीं के हाथ में ही रहता है रिलेटेड विद मैनेजमेंट। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वहाँ नहीं की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा सारी लीफ जो या जो रॉ मटेरियल है उसको प्लग करके इंडिया में लाना पड़ता है। फिर बात आती है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स की। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली ऐसे क्षेत्रों में किए जाते हैं जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो चाबी घुमाना। तो चाबी घुमाने का यहाँ मतलब है, एक एग्जांपल जैसे मैं यहाँ बात करूँ, मान लीजिए आपको घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए अगर मैं खुद बनाता हूँ या खुद बनवाता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें खुद अरेंज करनी पड़ेंगी। मुझे पता होना चाहिए कि ईंटें कहाँ से आएंगी, सरिया कहाँ से आएगा, या रेता बजरी सीमेंट कहाँ से मिलेगा, तो मैं आसानी से घर बनवा लूँगा अगर मुझे ये पता है। और इन सब हेडक में अगर मैं नहीं बना पढ़ना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी बिल्डर से कॉन्टैक्ट करूँगा और उसको मैं सिर्फ पेमेंट दूंगा और वो मुझे घर बना के मेरे फ्लैट की चाबी हैंड ओवर कर देगा, और मैं सिर्फ फ्लैट को में जाके वो चाबी घुमाऊंगा और घर मेरा बना बनाया सामने तैयार है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो सेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे रिफाइनरीज़ का है या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री का सेटअप है जो बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, साइंस और टेक्नोलॉजी का जिसमें यूज़ है, तो जनरली वो एक्सपर्टाइज में ही होना चाहिए, एक्सपर्ट लोगों की निगाह में ही होना चाहिए, उनकी देखरेख में ही होना चाहिए। तो उन केस में टर्न की कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे रिफाइनरी सेटअप, न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप, डैम कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें पैसा लगाने वाली पार्टी कोई और हो सकती है, लेकिन इनको तैयार करने वाली पार्टी एक्सपर्ट होती है जो इनका कॉन्ट्रैक्ट लेती है और पूरा सेटअप बनाकर हैंडओवर करती है किसी दूसरी पार्टी को। तो इसी के साथ ही ये सारे जो फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजीज़ थी ये यहाँ पर फिनिश होती हैं। धन्यवाद।